ये ऑस्ट्रेलिया का समुद्री जहाज टोपाज है। जून 2020 में ये 90,000 टन कोयला लेकर ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पोर्ट से निकलता है। इसने ये सारा कोयला जिंक टैंक के पोर्ट पर उतार कर सिर्फ कुछ ही दिनों में दोबारा ऑस्ट्रेलिया वापस आना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जैसे ही ये जहाज जिंक टैंक पर पहुंचता है तो इसे वहां एंटर होने की इजाजत ही नहीं मिलती। इन्होंने इजाजत मिलने का इंतजार किया और इसी इंतजार करने में 1 महीना गुजर गया, फिर एक और महीना गुजर गया, इसी तरह 6 महीने गुजर गए और फिर 10 महीने गुजर गए। आखिर ये शिप और इसका क्रू पूरा 1 साल वहीं समुद्र पर फंसे रहे और अभी भी किसी को नहीं पता था कि और कितना इंतजार करना है। ये वाकया आने वाले वक्त के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की एक निशानदही थी। लेकिन ये वाकया क्यों हुआ और ये वाकया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे हो रहा है, इस सब को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस सब की शुरुआत एक छोटे से बर्ड से हुई। जी हाँ, ये एक छोटा सा परिंदा 20th सेंचुरी के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह है। ये बर्ड चाइना की एक चिड़िया है, यानी चाइनीज स्पैरो। जब चाइना बना तो चाइनीज गवर्नमेंट तो इस परिंदे के बारे में जानती भी नहीं थी और 1950s में तो उन्हें सिर्फ इसके बारे में एक ही बात पता थी कि ये चिड़िया साल की 4 पाउंड गंदम एवरेज खा जाती है। वैसे भी ये इतनी ज्यादा अमाउंट तो नहीं बनती, अगर एस्टिमेट भी करें तो ये पूरी गंदम के टोटल का सिर्फ 1% ही बनती है। लेकिन उस वक्त भी चाइनीज यही सोचते थे कि ये स्मॉल अमाउंट भी बहुत ज्यादा है। जैसा कि आपको पता है कि 1950s में चाइना कम्युनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहा था और एग्रीकल्चर के लिहाज से ये सेल्फ सफिशिएंट हो रहा था। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड की प्राइवेटाइजेशन पर पाबंदी लगा दी थी। उन्होंने ये रूल बना दिया था कि पूरे मुल्क की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेगी। उन्होंने फार्मिंग में नई नई टेक्निक्स को भी अप्लाई किया ताकि वो हर लिहाज से सेल्फ सफिशिएंट हो सके। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा ही नहीं कर पा रहे थे और चाइना के कुछ इलाके तो फैमिन की कंडीशन में भी आने वाले थे। कहा यह जाता है कि इस सब के पीछे वही चिड़िया थी, इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट को ये चिड़िया बुरी लगती थी। इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि इन तमाम स्पैरोज को मुल्क से निकाल दिया जाए ताकि उनकी प्रोडक्शन में इजाफा हो सके। इसके नतीजे में अगले कुछ ही सालों में लाखों स्पैरोज को मार दिया गया और ये मुल्क में अब ना होने के बराबर हो गई। इसके फौरन बाद ही चाइना को एहसास हो गया कि उन्होंने अपनी कंट्री की हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती कर दी है। सिर्फ इस एक पॉलिसी चेंज की वजह से उनका फैमिन और ज्यादा खतरनाक हो गया, यानी कुछ इलाकों में लोगों के भूख से मरने तक की नौबत आ गई। यहाँ चाइना को इस चीज का पता ही नहीं था कि स्पैरो ही वो मेन प्रीडेटर है जो उनकी फसलों में सभी प्रेज को खा जाती थी। अब क्योंकि सारी चिड़िया मुल्क से जा चुकी थी तो कीड़े मकोड़ों ने उनकी फसलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये कीड़े सिर्फ थोड़ी सी फसल ही नहीं खा रहे थे बल्कि सारी की सारी फसल को बर्बाद कर रहे थे। यहाँ तक कि फसलों से भरे हुए पूरे के पूरे गांव को ही बर्बाद कर देते थे। इनकी वजह से ही चाइना का फैमिन द ग्रेट चाइनीज फैमिन बन गया और अगले 5 साल के अरसे में लाखों लोग भूख से मर गए। इस सब की वजह उनकी पॉलिसी में एक छोटा सा चेंज था जिसकी वजह से उन्हें इतने बड़े खतरे का सामना करना पड़ा। अब टोपाज शिप वाले वाकये की तरफ दोबारा आते हैं जो चाइना के समुद्र के किनारे खड़ा था। ये चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया एक और गलत डिसीजन था। जून 2020 में जब कोरोना वायरस को आए अभी कुछ ही महीने हुए थे, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने इस पेंडेमिक के ओरिजिन चाइना में इन्वेस्टिगेशन का कहा। This virus began in China and सुपरफिशियली तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन असल में इसी की वजह से ही क्राइसिस शुरू हुए। चाइना को ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का ये क्रिटिसिज्म बहुत बुरा लगा। China has stepped up its diplomatic assault on Australia. हालांकि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने जनरली बात की थी, लेकिन चाइना ने फैसला कर लिया कि वो अब ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ट्रेड वॉर करेगा। अगर देखा जाए तो चाइना ऑस्ट्रेलिया से इस वॉर का क्लियर विनर नजर आता है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी ऑस्ट्रेलिया से 10 गुना बड़ी है। लेकिन चाइना को इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ कि वो ऑस्ट्रेलिया पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे ही इस वार का आगाज हुआ तो चाइना ने ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया। उन प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट कोयला थी। यही वजह थी कि जून 2020 में टोपाज जो कोयला लेकर जा रहा था और 60 और जहाज जो मुख्तलिफ चीजें लेकर ऑस्ट्रेलिया से चाइना के लिए निकले थे, उन्हें चाइनीज बॉर्डर पर रोक दिया गया, क्योंकि ओवरनाइट ही चाइना ने ऑस्ट्रेलिया की हर चीज पर पाबंदी लगा दी थी। अगर एक लम्हे के लिए हम यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो कोयला उनकी इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल कनाडा, यूके, फ्रांस ये 10% से भी कम इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनाते हैं, और अगर यूनाइटेड स्टेट और जर्मनी की बात करें तो वो सिर्फ 15 से 20% इलेक्ट्रिसिटी ही कोयले से बनाते हैं। लेकिन चाइना
चाइना 65% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनाता है। तो इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि जितना कम कोयला चाइना के पास होगा वो उतनी ही कम इलेक्ट्रिसिटी अपने मुल्क के लिए बना पाएगा। इसीलिए ही चाइना पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है और तकरीबन 75 से 90% कोयला जो ये इस्तेमाल करता है वो खुद का बनाया हुआ होता है। लेकिन अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए और खास तौर पर मेटल इंडस्ट्री को चलाने के लिए चाइना सारा का सारा कोयला दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करता था। जिन कंट्रीज से चाइना कोयला इंपोर्ट करता था उनमें सबसे पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया का था। बैन करने से पहले चाइना एक साल में ऑस्ट्रेलिया से 78 मिलियन मैट्रिक टन कोयला लेता था और दूसरी सबसे बड़ी कंट्री इंडोनेशिया थी जिससे 48 मिलियन मैट्रिक टन लेता था। तो जून 2020 के बाद से चाइना के कोल रिजर्व में आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो गई। यहाँ ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि साउथ और ईस्टर्न एशिया में सैलाब आ गए जिसकी वजह से चाइनीज और इंडोनेशियन कोल माइंस भी बंद हो गई। अपनी पॉलिसी सेफ्टी गाइडलाइन की वजह से भी उन्होंने पहले ही से कुछ माइंस की प्रोडक्शन में कमी कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ एक पॉलिसी चेंज की वजह से पूरे चाइना में कोयले की कमी हो गई थी। इसीलिए ही आपने सुना होगा कि पिछले कुछ अरसे में चाइना में भी पावर शटडाउन होता है। इलेक्ट्रिसिटी की कमी की वजह से उनकी काफी इंडस्ट्रीज अब नहीं चल रही। चाइनीज बैंक ने जो इन इंडस्ट्रीज को लोन दिए थे वो भी अब वापस नहीं मिल रहे क्योंकि ये इंडस्ट्रीज अब बैंकरप्ट होने वाली हैं। अब चाइनीज बैंक सिर्फ कोल कंपनीज बनाने के लिए ही लोन दे रहे हैं और उस पर भी बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन इंडस्ट्रीज की बिजली रोककर या डोमेस्टिक एरिया की बिजली रोककर इन शॉर्ट टर्म तरीकों से कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो चाइना को अब वो करना था जो वो करना नहीं चाह रहा था क्योंकि चाइना को अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए डेस्परेटली कोयले की जरूरत थी। जो ऑस्ट्रेलियन शिप चाइना के पोर्ट पर खड़े थे चाइना ने उनमें से कुछ इस्तेमाल कर लिए। कुछ और शिप अभी वहां पर खड़े हैं लेकिन ज्यादातर तो ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे कंट्रीज को बेच दिए हैं। चाइना में कोयले की इस शॉर्टेज का अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है। चाइना में जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशंस काम कर रही थी अब उन्होंने दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट होना शुरू कर दिया है। उनका ये कहना है कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग अब रिलायबल नहीं रही। गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज और इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज की वजह से पिछले कुछ सालों में चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत कमी आई है। लेकिन इन सब एनर्जी क्राइसिस के बावजूद भी चाइना ऑस्ट्रेलिया पर लगाए गए इन बैन्स को खत्म नहीं कर रहा। इसकी वजह ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के कहे गए सिर्फ कुछ सेंटेंसेस हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब चाइना के बड़े प्रोविंसेस में सिर्फ 9 से 14 दिन का ही रिजर्व बाकी है। जैसे ही सर्दियों का सीजन आएगा तो चाइना को कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ये सब गवर्नमेंट की कुछ गलत पॉलिसीज की वजह से है कि सारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस आने वाला है। इस सारे वाकये से पूरी दुनिया को सिर्फ एक चीज वाज़िया हुई है कि इतना बड़ा ग्लोबल जायंट होने के बावजूद भी चाइना की कुछ वीकनेसेस मौजूद हैं और इसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी इर्रेशनल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के चक्कर में चाइना पूरी दुनिया को अपनी वीकनेसेस दिखा बैठा। यानी ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री है जो चाइना को किसी भी वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस में ला सकता है और हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा ही हो जब ऑस्ट्रेलिया और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज आपस में मिलकर चाइना को वीक करना चाहें।